अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर के प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस तीनों ग्रुप्स वालों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ मैं आपके लिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का फ़िज़िक्स का पेपर प्रीलियम का। तो अपने साथ काइंडली कोई कैलकुलेटर, हाइलाइटर और लिखने की चीज़ लिख लें ताकि फ़ायदा हो। एक अच्छा नॉर्मल पेपर है दिल्ली वालों का, कुछ मिस प्रिंटिंग्स के साथ है, वो मैं आपकी करेक्शन करा दूँगा इंशाल्लाह। सही है जी। आपकी आसानी के लिए मैंने लेफ़्ट पे जो है वो चैप्टर्स के नंबर लिख दिए हैं कि किस किस चैप्टर की MCQs दी हैं दिल्ली वालों ने। ठीक है। पहली MCQs में लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर दें 3 टाइम्स तो VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पहले ये पता हो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट किस चीज़ पर है, यानी उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है 3p/ρ। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उन्होंने कहा है कि 3 टाइम्स कर दें प्रेशर, तो अब रूट में अगर 3p आ जाएगा तो इसका मतलब है रूट 3 टाइम्स हो जाएगी VRMS। तो इसका D ऑप्शन आ गया, इंक्रीजेस बाई रूट 3 टाइम्स। अब जैसे वो 4 बोल देता तो 4 परफेक्ट स्क्वायर होता, रूट से बाहर आके 2 हो जाता तो डबल हो जाता। 5 बोल देता टाइम्स तो रूट 5 टाइम्स हो जाता। सही है। ये आपके लिए हो गई पहली MCQs मज़ेदार कि सर से बाद ने करा दी समझा के। चैप्टर 11 में थी ये। उसके बाद वो कह रहा है कि जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब जूल जो है वो एनर्जी के यूनिट्स होते हैं या वर्क के W, कूलम होते हैं चार्ज के Q, पर का मतलब अपॉन। तो अगर आप लोगों को याद आ जाए W/Q जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, यानी वर्क डन ऑन द चार्जेस, तो वोल्ट हो गया। इसको आप चैप्टर 12 में भी शुमार कर सकते हैं और 13 में भी, B ऑप्शन हो गया। एक रेजिस्टर है जो करंट I कैरी कर रहा है, चैप्टर 13, पावर डिसिपेट कर रहा है P, करंट कैरी कर रहा है I। तो अगर इसी रेजिस्टर में करंट को 3A यानी 3 टाइम्स कर दें, वैसे ये गलती है, I है तो 3I आना चाहिए। देखें करेक्शन शुरू हो गई, करते रहें, क्योंकि करंट को I से इंडिकेट किया तो 3 टाइम्स करंट 3I होगा। अगर 1 एम्पेयर बोलते तो 3 एम्पेयर होता ना। लेकिन एनी हाउ, अब आपको ये पता हो कि पावर डिसिपेशन I स्क्वायर R के बराबर है, क्योंकि उसने रेजिस्टर नहीं चेंज किया है, करंट चेंज किया है। तो इसका मतलब हो गया कि P जो है वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9। तो इसका मतलब है कि 9 टाइम्स हो जाएगी आपकी पावर डिसिपेशन। अब ये भी अगर बोल दे 4 तो 4 का स्क्वायर 16, डबल बोल दे तो 2 का स्क्वायर 4। मज़ेदार आसान MCQs हैं, या ट्रिकी हैं, थोड़ी ट्रिकी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सर समझा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी कंडक्टर में किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपको पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड करंट डिपेंडेंट है। करंट जितना बढ़ाते जाएंगे या चेंज करते जाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज, उतनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन आती जाएगी। और ये लेंजेस ने भी कहा था, फैराडे ने भी कहा था, काफ़ी सारे लोगों ने कहा था। चैप्टर 15 पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर से बेटर डिवाइस है, बेहतर है। क्यों? इसलिए कि ये करंट को ड्रॉ नहीं करता है, यानी बहुत एक्यूरेसी से मेजरमेंट करता है। तो इसका ऑप्शन ये वाला होना चाहिए कि डज नॉट चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस। जब क्योंकि जब करंट को ड्रॉ नहीं करेगा तो लाजमी है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को भी वेरी या चेंज नहीं करेगा। आगे वो कह रहा है चैप्टर 16, अक्सर स्टूडेंट ये चैप्टर 16 करते नहीं हैं, तो ये याद करने वाली MCQs है, याद करें। इन केस ऑफ सिलिकॉन, कि सिलिकॉन को अगर हम
मटेरियल के तौर पे यूज़ करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन वो होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर बनाने वाली रीजन, उसमें क्या होगी? तो इसका जवाब है 0.7 वोल्ट्स। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात बताऊँ, सब में वोल्ट लगा हुआ है ना, वोल्ट वोल्ट वोल्ट, तो कभी नकल करनी हो ना, गलत बात बोल रहा हूँ लेकिन इसमें नहीं लगी हुई है ना वोल्ट, तो यही वाला ऑप्शन हो गया। थोड़ी मिसप्रिंटिंग है दिल्ली वालों के कॉलेज में, लेकिन चलें 0.7 वोल्ट। अच्छा, साइड पे लिख लीजिएगा कि ये जो डिप्लीशन रीजन यानी जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है, ये लाई कहाँ से कहाँ तक करता है? ये 0.1 से 0.7 तक लाई करता है, तो 0.7 से ज़्यादा हो नहीं सकता। सिलिकॉन चूँकि बेस्ट है तो वो 0.7 लेता है। अगर फ़र्ज़ करें कि जर्मेनियम बोल देता वो, तो जर्मेनियम की ये रेंज थोड़ी कम है और वो है 0.3 से 0.35 तक, अगर जर्मेनियम बोल देता। सही है जी। रेस्ट मास एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का जिसका मास 0.1 ग्राम हो कितना होगा? और 10 की पावर 8 होना चाहिए, 108 लिख दिया उन्होंने, लेकिन एनी हाउ फिर चलें आगे। मास, अच्छा अगर आपने आइंस्टाइन को पढ़ाओ चैप्टर 17 में, तो E इज़ इक्वल टू mc², इसमें रख दें कैलकुलेटर में। m मास को किलोग्राम बनाएं, 0.1 डिवाइडेड बाई 1000 से हो गया ये किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम हैज़ 1000 ग्राम्स। इसको c² यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 यानी 9 एक्सपोनेंट 16 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो देखें भाई क्या आया, कुछ नज़र आया? 9 एक्सपोनेंट 12, यानी ये आखिरी ऑप्शन आ गया। सीखा क्या कि अगर कभी मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन का सवाल हो न्यूमेरिकल्स में या MCQs में, तो E इक्वल टू mc² यूज़ करेंगे, और C स्पीड ऑफ लाइट है, इसको 3 इंटू 10 की पावर, वैसे उन्होंने ब्रैकेट में दे ही दिया, मैं बता क्यों रहा हूँ। अच्छा, MCQs में गिवन होता नहीं है ये बता दूँ, लेकिन आप याद कर लें 3 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग्स हैं। एक तो ये मिसप्रिंटिंग है, ऑप्शन किसी का है, क्वेश्चन किसी का है। कभी कभी आपने देखा होगा टीवी पे और जो है FM रेडियो में चैनल कोई होता है और आवाज़ किसी और की आ रही होती है, वो फ्रीक्वेंसी का मसला होता है। लेकिन चलें, इम्तिहान सर पे सर मजाक नहीं करें प्लीज़। अच्छा सॉरी बेटा। अब अगर तो ये ऑप्शन देखें तो ये चैप्टर नंबर 18 के ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि उसमें एक टॉपिक था लेज़र। सही है, चैप्टर 18 लीजिएगा इसको। अब उसमें मेटा स्टेबल स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, E1, E2, E3। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है ना, तो इस वाले की तो जो है लाइफ स्पैन होता है 10 की पावर -8, और इस वाले का होता है 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। सही है, 3 इंटू 10 की पावर -3। तो अब ये जो है, अब अगर इस वाले को मैं ऑप्शन बना दूँ 3 इंटू 10 की पावर -3 को, तो वो जो है ये ऑप्शन बन रहा है पहला 3 इंटू 10 की पावर -3 से। लेकिन ये ऐसी मिसप्रिंटिंग बोर्ड एग्ज़ाम में अमूमन होती नहीं है। अब ये मैंने अपने तौर पे अज्यूम किया है, क्योंकि मैं दिल्ली कॉलेज में नहीं हूँ। अगर 10 की पावर -8 को ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वो कहता द थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल आप लेते तो उसमें 10 की पावर -8 आया था। -9 और -6 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। सही है। कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन कैप्चर कर ले कोई न्यूक्लियस, तो क्या चीज़ पैदा करेगा? वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप पैदा करेगा, क्योंकि ये हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है कि बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनते हैं। एंट्रोपी के यूनिट्स क्या हैं? एंट्रोपी होती है चेंज इन एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अब एनर्जी के जूल होते हैं, टेम्परेचर के केल्विन होते हैं, तो एंट्रोपी के यूनिट्स या चेंज इन एंट्रोपी के यूनिट्स हो गए जूल पर केल्विन। सही जा रहा हूँ? चैप्टर 11 आ गया। उसके बाद कह रहा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12 से उठाएं, KQ/R। माइनस भी आता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैंने माइनस लिखा नहीं है। के की वैल्यू इन्होंने फिर दे दी। अच्छा, ये MCQs में वैल्यूज़ नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात समझ लें। कुछ स्टूडेंट अपने तौर पे आसानी समझते हैं। के हो गया 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब होता है 2 की 10 की पावर -6, तो 2 एक्सपोनेंट -6 ले लें। और आर कितना दिया हुआ है भाई? डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर
इसको बना लें 0.2, यानी इसको आप मीटर बनाएंगे तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा 100 से डिवाइड करके, और इसको माइक्रो ख़त्म करेंगे तो 10⁻⁻⁶ से ये कूलम हो जाएगा। तो अब ये स्क्रीन पे देखें क्या आया, अगर बड़ी वैल्यू आ जाएगा तो ENG मोड दबा दें इंजीनियरिंग, तो देखें उसने कर दिया 90 एक्सपोनेंट 3 यानी 9 की पावर 4। ऑप्शन में ढूंढें जल्दी से, 9 की पावर 4 मिला, थर्ड ऑप्शन सी। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स, 2 वायरें अगर उनको पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो 4 ओम का इक्विवेलेंट आ रहा है, अगर सीरीज़ में जोड़ रहे हैं तो 18 ओम का आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज़ का फॉर्मूला होता है प्लस करके, ठीक है, और पैरेलल का होता है 1 करके। सही है, न्यूमेरिकल भी देखिएगा, न्यूमेरिकल्स की वीडियोस भी है मेरी। अब देखें 18 तो सबसे ही आ रहा है, 14 प्लस, अच्छा सिर्फ ये नहीं आ रहा है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। 9 + 9 से भी 18 आ रहा है, 12 + 6 से भी 18 आ रहा है, 10 + 8 से भी 18 आ रहा है। अब इन तीनों से 18 आ रहा है। अब इसका काउंटर पार्ट आपको करना पड़ेगा। अच्छा ये बता दो, इसकी ट्रिक एक होती है, इक्वल वाले से तो कभी आ ही नहीं सकता सेम, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। बाकी जो 2 बचेंगे ना उसको आप फॉर्मूले में रख लेंगे, जिससे आ जाएगा वो हो जाएगा। अब मैं अगर आपको जल्दी से करके दिखाऊं तो 1/12 + 1/6, एलसीएम क्या आया बेटा 12, तो 1 + 6 2 = 12, कितना आया 3/12। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो 12/3, तो 3 4 ज़ा, सही है, आ गया, बोलें 4 इक्विवेलेंट चाहिए था ना, 4 इक्विवेलेंट आ गया। इसके अंदर 12 और 6 को लगाने से सीरीज़ में 18 आ रहा है और पैरेलल में 4 आ रहा है। मज़ेदार। उसके बाद वो कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है, तो रेडियस उसका r बनता है सर्कुलर पाथ का। अगर आपने जे थॉमसन पढ़ा हो तो कह रहे हैं उसके लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो इसके लीनियर मोमेंटम के लिए आपको इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करवाना पड़ेगा, किसके बोलिए, मैग्नेटिक फोर्स के, तभी तो वो घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब v² से v को कैंसिल कर दें। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था मैट्रिक फर्स्ट टाइम में, mv इज़ द लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो r उधर चला गया, QBR आ गया, mv यानी मोमेंटम। सही, तो इस बुनियाद पे आखिरी ऑप्शन QBR। देख रहे सर समझा रहे हैं, रटना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर है। सिर्फ 2-3 मिस प्रिंटिंग है, उसको इग्नोर कर दें। अच्छा अब ये भी मिस प्रिंटिंग है, सवाल यहाँ है, इसका जवाब नीचे है, तो मैंने एरो लगा दिया है। कह रहे हैं इसमें से कौन सी ट्रांजिशन सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करवाएगी, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन। अब आपने अगर जो है बहुत थ्योरी पढ़ी हो तो एनर्जी जो है ना सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी जितनी लंबी छलांग मारेगा ना इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो है वो फोटोन एमिट होगा, यानी रेडिएशन। तो अब जब सबसे लंबी छलांग यानी लॉन्गेस्ट जंप या ट्रांजिशन 1 to 2, नीचे से ऊपर तो एब्जॉर्ब करके जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 से 1 लाइमन सीरीज सबसे कमज़ोर। 2 to 6 नीचे से ऊपर वाला तो फ़ौरन इग्नोर कर दें, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब करके जाएगा, उसने एमिट बोला है, तो एमिट में 50-50 हो गया ये दोनों, क्योंकि 6 to 2 हायर टू लोअर आ रहा है, 2 to 1 हायर टू लोअर आ रहा है, लेकिन 6 to 2 लॉन्गर ट्रांजिशन है, लंबी जंप है, तो जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ठीक है, देखिए मैं समझा रहा हूँ, वरना आप ये रट सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज जो AC जनरेटर डिलीवर करता है उससे ज़्यादा कर नहीं सकता, उसको कहते हैं NωBA या AB, A फॉर एरिया ऑफ कॉइल, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन बता देता हूँ कॉस तो आता ही नहीं है कभी, ये वाला उस वक्त आता अगर इंस्टेंटेनियस EMF पूछता, जिसमें साइन ओमेगा भी होगा ना वो इंस्टेंटेनियस EMF के लिए होगा, और जिसमें ये साइन ओमेगा t 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा वो, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है, वो हो जाएगा NωAB। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हो आपने, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उसका दारोमदार होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। थोड़ा सा कट हो रहा है ऑप्शन, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको लिंक में इसका वो दे दूँगा PDF। सही, अब ये देख लें भाई, जितनी इंटेंसिटी बढ़ानी है उतने फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे।
तस्वीर लेनी है ले सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसका PDF डाल दूँगा। इसके बाद सेक्शन B और C को ब्रीफ करने जा रहा हूँ। भाई जाए नहीं, आप लोग जाने लग जाते हैं यार। गर्मी ज़रूर है लेकिन फिर भी कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। सेक्शन B एंड C, इसमें ही मैंने आपके लिए काफ़ी मदद कर दी है कि लेफ़्ट पे चैप्टर नंबर लिख दिया, T फॉर थ्योरी लिख दिया, N फॉर न्यूमेरिकल लिख दिया है। तकरीबन 8 न्यूमेरिकल दिए हैं दिल्ली वालों ने, ज़्यादातर बुक के हैं। अच्छा, कांस्टेंट इम्तिहान में यूँ ऊपर सेक्शन B के भी दिया हो सकता है बॉक्स बना के, और उस रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल के ब्रैकेट में भी दिया हो सकता है। दोनों के लिए तैयारी रहिएगा। पहली थ्योरी है कि CP माइनस CV को R के बराबर प्रूफ कर दें। वैसे तो ये सेक्शन C का सवाल है, लेकिन सर जवाब JJC का इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुबारक हो। इंशाल्लाह बोर्ड में भी लगेगा, अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हाल रही तो। कैपेसिटर वर्ड टू वर्ड 12.17 बुक का है, पेज नंबर 80 पे जाके देखिएगा। समझना है तो इसकी वीडियो अपलोडेड है, देख लें। विल्सन क्लाउड चैम्बर चैप्टर नंबर 20 का इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सवाल है। ट्रांसफार्मर, अच्छा ये बता दूं, ट्रांसफार्मर का ये सवाल है तो बुक का प्रॉब्लम नंबर 15, लेकिन उन्होंने वैल्यूज़ थोड़ी चेंज की हैं, तो मैंने आपकी मदद ये कर दी है कि जो बच्चे मेहनती, बल्कि सारे मेहनती होंगे मेरे साथ माशाल्लाह, वो जाके टैली कर लीजिएगा आंसर। ये इसका आंसर आना चाहिए इन चेंजेस के साथ। 300 टर्न्स जो है सेकेंडरी की टर्न्स आनी चाहिए। इनपुट पावर यानी प्राइमरी की पावर इनपुट आनी चाहिए। वाट में निकालेंगे तो 11,340, और किलोवाट कर देंगे 1000 से डिवाइड करके तो 11.34। प्राइमरी का करंट आना चाहिए 4 पॉइंट और सेकेंडरी का आना चाहिए 7 पॉइंट। बुक में जो है उसमें यह है कि उसने 95% एफिशिएंट दिया हुआ है बुक वाले ने, 9 किलोवाट दिया हुआ है बुक वाले ने, और यहाँ पे उसने 2400 और 1200 दिया हुआ है। पता चल रहा है क्यों दिया हुआ है? और यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स बुक वाले ने दी हुई है 400 या 500, ताकि जो स्टूडेंट फर्रे ले जाते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट या नकल करते हैं वो फंसें। तो काइंडली रटें नहीं, समझें थोड़ा, ताकि वैल्यूज़ चेंज करने में आप सर्वाइव कर सकें। गैल्वानोमीटर, ये सवाल उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। डॉट का मतलब है पूरा नया सा न्यूमेरिकल। तो ये मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। अभी चैप्टर 15 के लोग न्यूमेरिकल आसान होते हैं, नया भी कर दिया तो वो पुराने जैसा लगेगा। एमीटर की जो रेंज होती है वो उसका करंट होता है आई। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करंट दे रहा होता है वो होता है IG, यानी करंट थ्रू गैल्वानोमीटर। शंट जो होता है वो RS होता है। पूछ रहा है वो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर यानी RG। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ये मत कभी सोचा करें बुक से नहीं आया। आप डाटा बनाएं और कोशिश करेंगे ये मैंने इस जैसा कहीं किया बताएंगे। शंट रेजिस्टेंस RS, रेंज यानी टोटल करंट इट कैन रीड और मेजर I, मिली का मतलब 10⁻³ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वानोमीटर का क्योंकि सेंसिटिव डिवाइस है, मिली का मतलब 10⁻³। अब सिर्फ इस फॉर्मूले को देखें, ये मत देखें कि बुक का नहीं है। गैल्वानोमीटर का उसने रेजिस्टेंस पूछी है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें सर जवाब की तरह, ताकि फार्मूला मेकिंग हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया I माइनस IG और IG डिवाइड में वैल्यूज़ रखें, ब्रैकेट बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ पहले करें माइनस करके, फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड वर्टिकल कीजिएगा। बोर्ड की प्रेजेंटेशन 4 मार्क्स खरे। देखिए ये 18 ओम्स आ गया। इसमें एक चीज़ बता दूं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर शंट रेजिस्टेंस तो बहुत कम कीमत का होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, वेरी गुड नॉलेज। लेकिन कभी कभी रेयर केस में अगर बहुत कम रेंज वाला गैल्वानोमीटर होगा, जैसे कि 50 मिली एम्पेयर से ज़्यादा मेजर ही नहीं कर सकता, तो शंट बढ़ता जाएगा। ये इन्वर्सली है, क्योंकि उन्होंने एक यूनिक एमीटर दिया है जो शायद गैल्वानोमीटर ही जैसा है, क्योंकि गैल्वानोमीटर बहुत कम रीडिंग करता है, स्मॉल। आगे बढ़े भाई जल्दी जल्दी। व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर, चैप्टर नंबर 16 का इंपॉर्टेंट निकला हुआ है। आ गया भाई सोडियम सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वर्ड टू वर्ड बुक का 17.3 है, इंपॉर्टेंट निकला हुआ है भाई। मेटा स्टेबल, लेज़र इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड इस साल थ्योरी में, कोशिश कीजिएगा। और आगे उसने न्यूमेरिकल को और लगा दिए, बोर्ड में शायद ना लगे, और 18 का ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक मिस प्रिंटिंग है, सही कर लीजिएगा। वेवलेंथ एक्सरेज की 10⁻⁻10 होती है, दिल्ली वालों ने 10⁻⁻1 लिखा है। 10⁻⁻1 तो उसकी भी नहीं होती, विजिबल लाइट की और अल्ट्रावायलेट की भी। तो इतनी करेक्शन के बाद फिर ये पूरा सवाल बुक का है। 19 बाइंडिंग एनर्जी, अच्छा ये जो है ना ये अनएक्सपेक्टेड सवाल है।
मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इसको देख के याद करने लग जाएं। फ्यूजन रिएक्शन का सवाल दिया उन्होंने। आइसोबैरिक प्रोसेस, अच्छा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले आप लोगों को आदम जी का कॉलेज का पेपर कराया, उसमें भी आदम जी वालों ने भी ये सवाल दिया है, लेकिन उन्होंने वर्क डन नहीं दिया था, इंटरनल एनर्जी दिया था। तो चाहे वहाँ से कर लें चाहे यहाँ से कर लें। हीट सप्लाई दी हुई है, डेल्टा क्यू डिस्प्लेसमेंट जो पिस्टन मूव करता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वो डेल्टा एक्स होता है। मीटर में हो, सेंटीमीटर होगा तो मीटर कीजिएगा डिवाइड बाई 100 से। एरिया स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। वर्क डन पूछ रहा है और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। पुट एंड गेट का सवाल है सिर्फ किस सूरत में, अगर आपको पहले नंबर पे ये वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क पता हो और दूसरे नंबर पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता हो। देखा, बुक का ना हो के भी ये नहीं कहेंगे बुक का नहीं है, कितने हल्के सवाल हैं। गिव अ ट्राई। बोर्ड में भी नए सवाल हों तो काइंडली उसको डाटा बना के देखेंगे, इस जैसे कि मेरे पास कोई फार्मूला है, कोई थ्योरी है तो अटेम्प्ट करें, देखें 4 मार्क्स के लिए क्या मुश्किल है ये। डेल्टा भी होता है ए इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि हमें एरिया और डिस्प्लेसमेंट दी है। वैल्यू पुट करें, देखें जस्ट पुट एंड आंसर, कितना अच्छा सा आंसर आ गया 1000। 10 10 20 भी एक चीज़ होती है। नहीं भाई माफ़ करें वो एम्बुलेंस होती है। अल्लाह ताला सबको सेहत और आफियत के साथ रखे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब 2 चीज़ें आ गई हैं, माइनस करें वर्क डन को तो इंटरनल एनर्जी की चेंज भी आ गई। प्रेजेंटेशन आपके लिए मैंने कर दी है, सॉल्यूशन भी कर दिया है, इसका फ़ायदा उठा लें बस और A1 ले आएँ। मेरी भी मेहनत वसूल, आपकी भी। रजिस्टर का न्यूमेरिकल वर्ड टू वर्ड बुक का है, जाके देखिएगा चैप्टर 13 में। उसके बाद जो है नंबर ऑफ एटम चैप्टर 19 का ये डी के कॉन्स्टेंट का और एक्टिविटी का न्यूमेरिकल भी वर्ड टू वर्ड है। मोशनल EMF एक्सपेक्टेड थ्योरी है चैप्टर 14 की। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मुकाबला है कॉम्पटन इफेक्ट के साथ सेक्शन सी में, लेकिन इन्होंने सही जगह पे दिया है, कॉम्पटन कभी भी बी में नहीं आता। अब देखते हैं सेक्शन सी है, उसके बाद आपकी छुट्टी कि सर जब बात के इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। कॉम्पटन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। गॉसेस लॉ, अच्छा गॉसेस लॉ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट अपना माइंड सेट करके बैठे हुए हैं कि इनफाइनाइट शीट वाला आएगा। बी अवेयर, स्फेयर वाला आ सकता है 24 में, तो देखें दिल्ली वाले ने भी और लगाया, बोर्ड में और नहीं लगाएगा, आर या पार। तो मैं अपने तौर पे इम्पोर्टेंट दोनों निकाला हूँ, आप दोनों को प्रैक्टिस करें, मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। अच्छा ये ट्विस्ट दिया है थोड़ा सा उसने कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है, तो उसके 1 पॉइंट बुक से पढ़ लीजिएगा। बॉहर थ्योरी और डेरिवेशन जो आई हुई है वो एक्सपेक्टेड है टोटल एनर्जी की और वेवलेंथ की। E/M रेशो जे थॉमसन का चैप्टर 14 का एक्सपेक्टेड है। कार्नोट इंजन का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है। अच्छा इन्होंने इसमें मुकाबला है कांटे का, प्रेशर P = 1/3 ρV स्क्वायर में और कार्नोट इंजन में, दोनों कीजिएगा प्रैक्टिस। फैराडेज लॉ ऑफ अच्छा ये थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है, एक चैप्टर के 2 में इन्होंने लॉन्ग दे दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो कर लें, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड सवाल तो है। एक ही चैप्टर के 2 लॉन्ग अलग अलग जगह पे नहीं, या तो फिर एक ही जगह पे और लग के आएगा। एम्पेयर लॉ, बल्कि 3 हो गए, ये भी एम्पेयर लॉ। और उन्होंने देखें इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद छुट्टी दे रहा हूँ। बी अवेयर ऑफ गॉसेस लॉ एंड एम्पेयर लॉ, मार्क माई वर्ड्स। इसमें स्फेयर और इनफाइनाइट शीट में मुकाबला है, इसमें टोरॉइड और सोलेनॉइड में मुकाबला है, बाकी आपकी मर्ज़ी। बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड एग्ज़ाम के जो है मैंने वो भी थ्रू कर दिया है कि किस तरह आप गैप को मैनेज करें, यूटिलाइज़ करें। सही है, अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है, ख़ास करके अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।